इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग विदेशी विनिमय दर के निर्धारण के संदर्भ में एक सिद्धांत का अध्ययन करेंगे और इस सिद्धांत को हम लोग परचेजिंग पावर पैरिटी क्रय शक्ति समानता या क्रय शक्ति समता सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ये सिद्धांत दो देशों के मध्य उनकी मुद्राओं के पारस्परिक विनिमय दर को उस स्थिति में निर्धारित करता है जब दोनों देशों में इनकन्वर्टिबल पेपर मनी प्रचलन में हो, अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा। अपरिवर्तनीय इसका अर्थ हम जानते हैं कि पहले जब स्वर्णमान होता था, गोल्ड स्टैंडर्ड, जिसमें मुद्राओं में जितना उसका मूल्य होता है था उतना उसमें स्वर्ण निहित होता था और कोई भी व्यक्ति यदि अपनी उस मुद्रा को टकसाल में जमा करे या गवर्नमेंट को प्रस्तुत करे और उसके बदले में सोना मांगे तो जितना उस मुद्रा का अंकित मूल्य होता था उतने मूल्य का स्वर्ण उसे मिलता था। इसका मतलब वो मुद्रा कन्वर्टेबल थी, सोने में परिवर्तनीय थी। लेकिन वर्तमान समय में जो पत्र मुद्रा बाजार में चल रही है सारे विश्व में, वो अपरिवर्तनीय है। उसके बदले में किसी तरह का कोई स्वर्ण प्राप्त नहीं किया जा सकता और ये मुद्राएं विधिमान्य होती हैं, सरकार द्वारा आप कह सकते हैं मान्य हैं और लोग इसको सरकार की गारंटी के आधार पर क्रय विक्रय के विनिमय के रूप में स्वीकार करते हैं। और इस रूप में पत्र मुद्रा मान की स्थिति में जब पत्र मुद्राएं अपरिवर्तनीय होंगी, उस स्थिति में दो देशों के मध्य विनिमय दर कैसे निर्धारित होगी, ये सिद्धांत उसी की व्याख्या करता है। विनिमय दर हम जानते हैं कि विभिन्न देशों में अलग अलग मुद्राएं हैं और उन अलग अलग मुद्राओं के जो मूल्य हैं वो अलग अलग होते हैं। और अब इन मूल्यों को कैसे मापा जाए और जो विनिमय दर होगी वो दोनों देश की मुद्राओं के मूल्य बराबर हों, वैसी स्थिति में ही उनकी दरों का निर्धारण होगा। तो उस स्थिति में ये जो सिद्धांत दिया गया वो उसमें ये दावा किया गया, कहा गया है कि दो देशों के मुद्राओं की जो विनिमय दर है वो उनकी क्रय शक्ति के समानता के आधार पर निर्धारित हो, अर्थात किसी निश्चित क्रय शक्ति को या किसी को दोनों देश की मुद्राएं प्राप्त करें। कहने का अर्थ यह है वस्तुओं सेवाओं की कोई निश्चित मात्रा दोनों देशों की जितनी जितनी मुद्राओं से प्राप्त की जा सकती हैं, उन दोनों मुद्राओं की मात्राओं का जो अनुपात होगा या जो उनकी बराबरी निर्धारित होगी, दोनों देश में से किसी भी एक देश की मुद्रा की एक इकाई के रूप में, उसे हम उन दो देशों के मध्य विनिमय दर को स्वीकार कर सकते हैं या विनिमय दर का निर्धारण इस क्रय शक्ति के आधार पर हो सकता है। तो स्वीडन के अर्थशास्त्री गास्ट्रो कैसिल ने ये सिद्धांत दिया और जिसमें उन्होंने ये कहा कि अपरिवर्तनीय पत्र मुद्राओं की स्थिति में, जिसमें मुद्राओं के भीतर स्वर्ण नहीं होता और न ही उनके बदले में कोई निश्चित स्वर्ण दिया जाता, और यदि ऐसा होता तो हम ये देखते कि किन मुद्राओं में कितना स्वर्ण है और स्वर्ण की समानता के आधार पर मूल्य निर्धारित हो जाता, जैसा कि स्वर्णमान के अंतर्गत होता था। लेकिन अब जब मुद्राएं
पत्र मुद्रा के रूप में है, पेपर मनी के रूप में है, तो वैसी स्थिति में अब इस क्रय शक्ति को हमें किसी दूसरे आधार के रूप में निर्धारित करना होगा, और ये आधार वही हो सकता है जो इन मुद्राओं से हम प्राप्त करते हैं। और सामान्य तौर पर मुद्रा के माध्यम से हम लोग वस्तुओं को प्राप्त करते हैं, और इसलिए वस्तुओं के रूप में उनकी क्रय शक्ति को मापा जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी देश की मुद्रा की एक इकाई से कितनी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। अब यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि इन वस्तुओं में किस वस्तु को हम चुनें। कोई एक वस्तु हो या वस्तुओं का कोई समूह हो, तो सामान्य तौर पर किसी एक वस्तु को चुनना थोड़ा कहा जा सकता है कि ज़्यादा सही नहीं होगा, क्योंकि दो देश हैं और दोनों देशों में किसी एक ऐसी वस्तु को आधार के रूप में स्वीकार करना जिनका महत्व दोनों देशों में एक जैसा हो, वहाँ के जनता के उपभोग की दृष्टि से, उसके महत्व की दृष्टि से, वैसी स्थिति में कहा यह जा सकता है कि वस्तुओं का एक समूह, बास्केट ऑफ गुड्स, 2, 4, 6 वस्तुओं का एक ऐसा समूह ढूंढा जा सकता है जो दोनों देशों के क्रय शक्ति को या दोनों देशों में इन वस्तुओं के समानता को, जनता के उपभोग के उसमें रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो इस रूप में जो क्रय शक्ति का निर्धारण होगा या जिस क्रय शक्ति को हम देखने का प्रयास करेंगे वो कुछ चुनिंदा वस्तुओं के रूप में होगा, सम सेलेक्टेड गुड्स होंगे, और जिसको हम कह सकते हैं बास्केट ऑफ सम सेलेक्टेड गुड्स होंगे। और इस गुड्स के रूप में हम देखेंगे कि कितनी मुद्रा की किसी एक इकाई से या वस्तुओं का एक समूह कितने मुद्रा से प्राप्त किया जा सकता है, किस देश की कितनी मुद्रा से, और वस्तुओं का एक निश्चित समूह जितनी जितनी मुद्राओं से प्राप्त किया जा सकता है, उन दोनों मुद्राओं की बराबरी के आधार पर हम एक इकाई मुद्रा का जो मूल्य है दूसरे देश की मुद्रा की इकाई के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यदि हम यूएसए, अमेरिका और भारत के मध्य विनिमय दर निर्धारित करना चाहें, अमेरिका की मुद्रा है डॉलर और भारत की मुद्रा है रुपया, तो हम ये देखेंगे कि वस्तुओं का एक समूह है, उसमें कई वस्तुएं होंगी, उनकी कुछ मात्राएं हम लेंगे, देखेंगे कि इतनी ही मात्राएं अगर भारत में खरीदी जाएं तो कितने रुपए से मिलेगी, इतनी ही वस्तुएं अगर अमेरिका में खरीदी जाएं तो कितने डॉलर से मिलेगी। और सरलता के लिए यहाँ मैं स्वीकार कर रहा हूँ या हम स्वीकार कर लें, हम जानते हैं कि जैसे मान लीजिए हम ये देखें कि वस्तुओं का एक समूह है जिसमें कई वस्तुओं की कुछ कुछ मात्राएं हमने ली हैं और उनको हम डॉलर से खरीदें और हम ये पाएँ कि $1 से इतना खरीदा जा सकता है जो भी वस्तुओं का वो समूह होगा। फिर हम देखें कि उतनी ही वस्तुओं को भारत में अगर हम रुपए से खरीदें तो कितने रुपए में खरीदा जा सकता है। और यदि हम ये कहें कि अमेरिका में जब हम उन वस्तुओं के समूह को खरीदते हैं तो हमें $1 खर्च करना पड़ता है, और जब भारत में उसी वस्तु को रुपए से खरीदते हैं तो हमको $80 खर्च करना पड़ता है। इसका मतलब कि भारत में वस्तुओं का एक निश्चित समूह $80 से मिलता है, अमेरिका में वस्तुओं का वही समूह $1 से मिलता है। इसका मतलब जितनी $1 का जो मूल्य है वस्तु के रूप में या $1 की जो क्रय शक्ति है, अर्थात क्योंकि डॉलर से हम उस वस्तु को खरीदेंगे तो डॉलर की ये खरीदने की शक्ति है, तो वस्तुओं सेवाओं की जो निश्चित मात्रा है ये $1 की क्रय शक्ति है, और वही भारत में $80 की क्रय शक्ति है, क्योंकि भारत में वो उतनी ही वस्तुएं $80 से खरीदी जाएंगी। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दोनों देशों की क्रय शक्ति उस स्थिति में समान है, $1 से जितना खरीदेंगे अमेरिका में उतनी ही वस्तुएं भारत में $80 से खरीदेंगे। इसलिए कहा जा सकता है कि भारत का $80 अमेरिका के $1 के बराबर है, क्योंकि दोनों की क्रय शक्ति बराबर है। $1 की जितनी क्रय शक्ति है उतनी ही क्रय शक्ति $80 की है, और इस आधार पर दो देशों की जो विनिमय दर है
उनकी क्रय शक्ति के समानता के आधार पर निर्धारित की जा सकती है और इस प्रकार से दो देशों के मध्य विनिमय दर निर्धारित होगी। इसी प्रकार जिन किसी भी दो देशों के मध्य व्यापार होगा उन दोनों देशों के मध्य वस्तुओं के एक समूह हो, ये अलग अलग देशों के लिए वस्तुओं के समूह अलग होंगे, क्योंकि अलग अलग देशों में वस्तुओं के महत्व उपभोक्ता के आप कह सकते हैं कि जीवन स्तर में या उनके उपभोग में उनके अलग अलग महत्व होंगे और उस दृष्टि से ये निर्धारित होंगे। लेकिन यदि इस तरह का कोई सर्वमान्य हम इस तरह से माप निर्धारित कर सकते हों किसी एक वस्तु को या वस्तुओं के किसी समूह को जिनके आधार पर हम दो देशों की क्रय शक्ति को बराबर करने की स्थिति में हों, वैसी स्थिति में दो देशों के मध्य विनिमय दर इस आधार पर निर्धारित होगी। तो क्योंकि ये क्रय शक्ति के समानता के आधार पर विनिमय दर निर्धारित हो रही है, इसलिए हम इसको क्रय शक्ति समानता सिद्धांत का नाम दे रहे हैं, जिसमें दो देशों के विनिमय की दरें उन देश की मुद्राओं की क्रय शक्ति के आधार पर निर्धारित की जाएंगी। अब विनिमय दर या किसी भी दर, विनिमय दर का मतलब किसी मुद्रा का मूल्य निर्धारित हो रहा है दूसरे देश की मुद्रा के रूप में। जैसे हम कह रहे हैं कि अमेरिका की $1 का मूल्य भारत के रुपए के रूप में कितना है, तो हम कहते हैं कि ये अमेरिकी डॉलर के एक इकाई का मूल्य है जो भारतीय रुपए के रूप में है, और यही विदेशी विनिमय दर है इन दोनों देशों के मध्य में। सामान्य तौर पर जो मुद्राएं बड़ी होती है, बड़ी होने का मतलब ये हुआ कि जिनकी मात्रा कम लगती है और दूसरे देश जिनकी मात्राएं ज़्यादा लगती हैं। तो ये अमेरिकी मुद्रा यहाँ बड़ी है और भारतीय मुद्रा छोटी है, क्योंकि $1 के बदले हमको 80 रुपये देने पड़ते हैं। तो इसलिए सामान्य तौर पर जो बड़ी मौद्रिक इकाई होती है उसकी एक इकाई के रूप में हम विनिमय दरों को प्रदर्शित करते हैं। ऐसा करना सुविधाजनक होता है। वैसे हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन तब जो विनिमय दरें निर्धारित होंगी वो पूर्णांक में न होकर वो भिन्न में या दशमलव में आएंगी। यहाँ पर किसी भी मूल्य के निर्धारण जब हम करते हैं तो एक प्रश्न उठता है कि क्या ये अस्थायी होगा? क्या इसी विनिमय दर पर दोनों देशों के मध्य व्यापार होते रहेंगे? क्या विनिमय दरों में विचलन हो सकता है, अर्थात जो विनिमय दरें हैं उससे नीचे ऊंचे हो सकती हैं, कम बेसी हो सकती हैं? और यदि ये कम या बेसी होती हैं तो क्या ये क्षणिक तौर पर होंगी, अल्पकालिक तौर पर होंगी या दीर्घकालिक तौर पर होंगी? ये विचलन होगा, अर्थात विनिमय दरें अगर कम हो जाएं, जैसे $1 बराबर 85 रुपये, $1 बराबर 70 रुपये, 75 रुपये, ऐसे कम हो जाए या ज़्यादा हो जाएं, तो क्या ये लौट के पुरानी विनिमय दर पर फिर आएंगी या निरंतर जुड़ जाएंगी? तो जो उस विनिमय दर को हम कहते हैं कि संतुलन की विनिमय दर मानी जा सकती है। जो विनिमय दर अगर अपने इस विनिमय दर से विचलित हो, घटे बढ़े, तो ऐसी शक्तियाँ या प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो अर्थव्यवस्था में, ऐसा कुछ होने लगे जिसके कारण ये विनिमय दरें पुनः अपनी पुरानी विनिमय दर पर लौटने का प्रयास करें, संस्थित विनिमय दर पर, तब हम इसको कहते हैं इसमें अस्थायित्व है। और जब अस्थायित्व होगा तभी हम उसको सही या अच्छे ढंग से निर्धारित मानेंगे या संतुलन या संस्थित की विनिमय दर मानेंगे। तो यहाँ भी हमको देखने होंगे कि ये जो क्रय शक्ति के समानता के आधार पर किसी समय पर दो देशों के मध्य उनकी मुद्राओं की क्रय शक्ति के आधार पर जब हम विनिमय दर का निर्धारण करते हैं या विनिमय दर निर्धारित होती है, तो क्या इसमें अस्थायित्व है, स्टेबिलिटी होगी? और स्टेबिलिटी के लिए आवश्यक है कि यदि ये विनिमय दरें विचलित हों, घटें या बढ़ें, तो पुनः वहीं आने की स्थिति रखें। तो ऐसे स्थिति में अगर हम ये मान लें कि मान लीजिए विनिमय दरें परिवर्तित हो जाती हैं और $1 बराबर ये 70 रुपये से 75 रुपये हो जाता है, तब क्या होगा? और यही जानना बहुत जरूरी है इस सिद्धांत को समझाने या समझने के लिए। एक चीज आप जान लें, एक विनिमय दर है जो निर्धारित है, जिस विनिमय दर पर मुद्रा का क्रय विक्रय होगा। तो ऐसी स्थिति में अभी इस सिद्धांत को समझाने के लिए हम बाद में आपको बताते हैं जहां वो आएगी, क्योंकि ये स्थिति है कि अब
पहले $1 बराबर 80 रुपये था, अब $1 बराबर 75 रुपये हो गया। तो ऐसा अगर होगा तो देखिए फायदा किसको हो रहा है, इसमें भारत को फायदा होगा, क्योंकि पहले 80 रुपये देकर $1 मिलता था, अब 75 रुपये देके $1 मिलेगा। लेकिन जो दोनों देशों में मूल्य के आधार पर उन देशों में विनिमय दरें हैं वो वैसे ही रहेंगी, अर्थात अमेरिका में $1 से जो वस्तुएं मिलेंगी पहले जितनी मिलती थी उतनी ही मिलेंगी, और भारत में भी उतनी ही मिलेंगी 80 रुपये से। लेकिन बाजार में जो विनिमय दर है, अगर डॉलर से रुपया हम बदलेंगे तो ये हुआ है कि पहले 80 रुपया दे के $1 मिलता, अब 75 रुपया दे के $1 मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या? देखिए इसमें ऐसा होगा कि जो बाजार में विनिमय दर प्रचलित है उस विनिमय दर पर भारतीय जो हैं वो 75 रुपये से $1 प्राप्त करेंगे, क्योंकि पहले 80 से मिलता था, अब 75 में ही मिलने लगा, इस नाते इन्हें फायदा होगा। इसलिए वो विदेशी विनिमय दर बाजार में रुपया देकर डॉलर प्राप्त करेंगे। तो रुपया देकर डॉलर प्राप्त करके 75 रुपया देके $1 प्राप्त कर लेंगे। अब यहाँ एक बात मानी जा रही है कि भारत से अमेरिका जाने में कोई खर्चा नहीं लगता, कोई व्यय नहीं होता, अभी मान के आप चलें, और वहाँ से अगर वस्तु खरीद के भारत ले आते हैं तो वहाँ भी कोई खर्चा नहीं होता, अभी मान लेते हैं, बाद में इसको हम रिलैक्स कर देंगे। तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि भारतीय 75 रुपये से विदेशी विनिमय बाजार में $1 प्राप्त करेंगे। $1 प्राप्त करके वो अमेरिका में उतनी वस्तुएं प्राप्त कर लेंगे $1 से जितनी वहाँ मिलती हैं, और उन वस्तुओं को भारत में लाके बेच देंगे, और भारतीय बाजार में वो 80 रुपये में बिकती हैं, तो भारतीय बाजार में 80 रुपये में फिर वो बिक जाएंगे। हुआ क्या इसमें कि 75 रुपये दे के डॉलर प्राप्त किया, और डॉलर से अमेरिका में वस्तुएं खरीद के भारत ला के 80 में बेच दिए, तो 5 रुपये का उन्हें फायदा हो गया। और ये प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक ये विनिमय दरें 80 रुपये से कम होंगी। और जब ये प्रक्रिया चलेगी तो दो बातें होंगी, ध्यान रखिएगा। रुपया दे के विदेशी विनिमय बाजार में डॉलर खरीदा जाएगा तो डॉलर की मांग बढ़ती जाएगी, और डॉलर खरीद के और डॉलर से अमेरिका से वस्तुएं खरीद के भारत ले लाया जाएगा, तो वस्तुओं का जो फ्लो प्रवाह है वो अमेरिका से भारत की ओर होगा। दो चीज़ें हुई, विदेशी बाजार में रुपये से डॉलर बदला जाएगा, डॉलर की मांग बढ़ेगी, पहले जितना डॉलर मांगते थे अब उससे ज़्यादा मांगेंगे, क्योंकि पहले 80 रुपये से मिलता था, अब 75 रुपये से मिलेगा। और दूसरे, ये वस्तुओं का प्रवाह अमेरिका से भारत की ओर होगा, और जब ऐसा होगा तो डॉलर की मांग क्योंकि बढ़ेगी निरंतर, इस नाते डॉलर का मूल्य बढ़ना शुरू हो जाएगा। और डॉलर का मूल्य बढ़ने का मतलब, पहले डॉलर का, अब विदेशी बाजार में ये 75 रुपये डॉलर का मूल्य है, और बढ़ने का मतलब है ये अब 76, अब 77 ऐसे बढ़ना शुरू होगा। और तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी डॉलर के बदलने की और वस्तुओं के प्रवाह की, अमेरिका से भारत की ओर आने की, जब तक कि ये विनिमय दर बढ़ते बढ़ते पुनः $1 बराबर 80 रुपये न हो जाए। तो विनिमय दर विचलित हुई, और विचलित होने से जो प्रक्रियाएं शुरू हुई, उस प्रक्रिया के माध्यम से विनिमय दरें पुनः जो है पुरानी विनिमय की दर की ओर संकेंद्रित हुई, कन्वर्ज हुई, और वहाँ पहुँचने की प्रवृत्ति रही। इस नाते इसमें अस्थायित्व है। और यदि इसका उल्टा होता, $1 बराबर ये मान लीजिए ₹85 हो जाता, तो अब की बार अमेरिकियों को फायदा होगा, क्योंकि पहले $1 देते थे तो 80 रुपया विदेशी विनिमय बाजार में मिलता था, अब $1 से 85 रुपया मिलेगा। तो वो करेंगे क्या, डॉलर से वस्तु खरीद के भारत नहीं भेजेंगे, या भारत से वस्तुएं इस रूप में नहीं मंगाएंगे, बल्कि वो क्या करेंगे, विदेशी बाजार में $1 से पहले 85 रुपये प्राप्त करेंगे, और जब 85 रुपये प्राप्त कर लेंगे तो 80 रुपये से जितनी वस्तुएं पहले मिलती थीं
₹85 से अब उससे ज़्यादा वस्तुएं भारत में मिलेंगी। दोनों देशों में मूल्य स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जितना मूल्य वस्तुओं के पहले थे उतने अब हैं। इसका मतलब है कि भारत में ₹80 से जितनी वस्तुएं पहले मिलती थी या $1 से जितनी वस्तुएं अमेरिका में मिलती थीं, उसी $1 के बदले में जब वो ₹85 प्राप्त करेगा और ₹85 से भारत में वस्तुएं खरीदेगा तो पहले से ज़्यादा वस्तुएं मिलेंगी, ₹5 की वस्तु ज़्यादा मिलेगी और इस वस्तु को ले जाके वो अमेरिका में बेचेगा तो अब उसे फ़ायदा होगा। ऐसी स्थिति में ₹5 का रुपये के रूप में अगर हम देखें तो इसलिए यदि विनिमय दरें डॉलर की मूल्य जो है बाजार में बढ़ जाते हैं और जिसके कारण विनिमय दरें $1 बराबर ₹85 हो जाती हैं, तो अब की अमेरिका के लोग डॉलर से रुपया बदलेंगे और रुपये से भारत की वस्तुएं खरीदेंगे और भारतीय वस्तुओं को फिर ले जाएंगे अमेरिका, तो अब की वस्तुओं का प्रवाह भारत से अमेरिका की ओर होगा। इसके पहले वाली स्थिति में वस्तुओं का प्रवाह अमेरिका से भारत की ओर हो रहा था। वह उसमें डॉलर की मांग बढ़ रही थी क्योंकि रुपये से डॉलर बदले जा रहे थे। अब की डॉलर से रुपया बदला जाएगा, इस नाते रुपये की मांग जो है वो बढ़ेगी और जब रुपये की मांग बढ़ेगी तो रुपये का मूल्य बढ़ेगा और रुपये का मूल्य बढ़ने का मतलब हुआ कि विदेशी विनिमय बाजार में ₹85 से मिलता है $1, तो अब कम रुपया देना पड़ेगा तब रुपये का मूल्य बढ़ेगा, तो ये ₹83 होगा, ₹84 होगा और इस तरह से घटते घटते 85 से 84 होगा, 83 होगा, 82 होगा, 81 होगा और 80 पहुंचने तक की प्रवृत्ति रखेगा। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक डॉलर से रुपया बदला जाएगा, रुपये से वस्तुएं खरीद के भारत से अमेरिका को ले जाई जाएंगी। इस तरह से वस्तुओं का प्रवाह होगा और इस प्रक्रिया में रुपये का मूल्य बढ़ेगा और विनिमय दरें पुनः $1 बराबर 80 की ओर होने की प्रवृत्ति रखेंगी। और इस प्रक्रिया के माध्यम से अपने इस सिद्धांत में कैसिल ने यह दिखाने का प्रयास किया कि जो विनिमय दरें क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निर्धारित होंगी, वे विनिमय दरें अगर अपने स्थान से बदलेंगी, कम या अधिक होती हैं, तो ऐसी प्रवृत्तियां उत्पन्न होंगी जिन प्रवृत्तियों के कारण वस्तुओं का प्रवाह एक देश से दूसरे देश की ओर होगा और एक मुद्रा की मांग पहले से ज़्यादा होगी। और ऐसी स्थिति में जो विनिमय दरों में परिवर्तन होगा, इस परिवर्तन के माध्यम से विनिमय दरें पुरानी विनिमय दर की ओर पहुंचने की प्रवृत्ति रखेंगी। इसलिए इस विनिमय दर में अस्थायित्व होगा और इस नाते इस विनिमय दर को हम संस्थित या संतुलित विनिमय दर कह सकेंगे। यहाँ हम आपको बता दें कि ये जो विनिमय दर निर्धारित हो रही है, ये वस्तुओं की किसी निश्चित मात्रा के आधार पर निर्धारित हो रही है और इसलिए कहा जाता है कि ये डॉलर या रुपये का जो मूल्य है एक वस्तु के रूप में है और ये क्रय शक्ति वस्तु के रूप में ही व्यक्त की जाती है। तो इसको हम कहते हैं, ये सिद्धांत का जो है ये एब्सोल्यूट फॉर्म है या निरपेक्ष रूप है, जिसमें हम क्रय शक्ति को वस्तुओं की मात्राओं के रूप में, निश्चित मात्राओं के रूप में देख रहे हैं और उसी आधार पर क्रय शक्ति का निर्धारण कर रहे हैं। अब इसमें एक दिक्कत ये है कि क्या, अभी तो हमने मान लिया कि दोनों देशों में मूल्य का स्तर ज्यों का त्यों बना हुआ है, लेकिन वास्तव में होता यह है कि दो देशों में मूल्य स्तरों में परिवर्तन होते हैं, वस्तुओं के मूल्य बदलते हैं समय के अनुरूप। और अगर मूल्य बदलते हैं और ये मूल्य दोनों देशों में बदल सकते हैं और जब बदलेंगे तो एक जैसे नहीं बदलेंगे, दोनों अलग अलग अनुपात में बदल सकते हैं। कहीं मूल्य घट सकता है, कहीं मूल्य बढ़ सकता है, कहीं कम बढ़ सकता है, कहीं ज़्यादा बढ़ सकता है। और जब ऐसा होगा तो विनिमय दरें जो पुरानी हैं, जो अभी निर्धारित हुई हैं और जिनके बाद मूल्य स्तरों में परिवर्तन हो गया है, तब वो विनिमय दरें की क्रय शक्तियाँ भी घट बढ़ जाएंगी और ऐसी स्थिति में जो विनिमय दर होगी वो सही नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? एक तरीका ये होगा कि हर क्षण आप इस तरह से करें, उनके क्रय शक्ति निकालें और सामान्य करें और वो करें, वो काम बहुत दुष्कर है। एक दूसरा तरीका कैसिल ने सुझाया और वो ये कहा कि हम देखें कि दोनों देशों के मूल्यों में जो परिवर्तन हो रहा है वो कितना है और किस दिशा में है, मतलब घटा है या बढ़ा है, और यदि घटा या बढ़ा है तो कितना घटा बढ़ा है। और इसको अगर हम दोनों देशों के मूल्य स्तर को देखेंगे तो निकालेंगे कैसे, और मूल्यों के परिवर्तनों को
जहाँ तक आप यहाँ पढ़ने आए हैं इसके पहले आपको इंडेक्स नंबर पढ़ाए जाते हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर, मूल्य सूचकांक, और जिसमें हमने देखा है कि सूचकांकों के माध्यम से हम किसी देश में होने वाले मुद्रा के मूल्यों में परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। एक वर्ष में के मूल्य को हम निश्चित मान लेते हैं और उसको 100 लिख देते हैं, और अगली वर्षों में मूल्यों में जितना अनुपात में परिवर्तन होता है हम 100 पर निकाल करके 105, 110 ऐसे कर देते हैं। अगर घटता है तो 100 से नीचे की ओर जाता है। तो इस तरह से आधार वर्ष का मूल्य सूचकांक 100 होता है और अगले वर्षों का जितना घटे बढ़ेगा वो होगा। तो क्योंकि दोनों देशों के आधार वर्ष एक होंगे, इस नाते दोनों के आधार वर्ष के मूल्य सूचकांक बराबर होंगे, और इसलिए हम करेंगे क्या कि दोनों देशों के करंट ईयर या चालू वर्ष या वर्तमान वर्ष के मूल्य सूचकांकों को देखेंगे और देखेंगे किसमें मूल्य कम बढ़ा, किसको ज़्यादा बढ़ा है, और उसके आधार पर विनिमय दर में जो संशोधन होगा उसको करने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से होगा क्या कि जब दोनों देशों में समय के साथ साथ मूल्य स्तरों में परिवर्तन होंगे तो इस परिवर्तन को हम पुरानी विनिमय दर में समाहित करेंगे और उनके आधार पर एक नई विनिमय दर को प्राप्त करेंगे जो चालू वर्ष के लिए सही विनिमय दर होगी। और ऐसा करते समय हम दोनों देशों में मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखेंगे और इन परिवर्तनों को हम उन देशों के मूल्य सूचकांकों के आधार पर प्रदर्शित करेंगे या दिखाएंगे या अनुगणित करेंगे। तो यहाँ पर पुरानी विनिमय दर के आधार पर नई विनिमय दर निकाली जाएगी और मूल्य स्तरों में परिवर्तन होने के कारण जो मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन हुआ है उसको उसमें समाहित करके नई विनिमय दर निकालने का प्रयास किया जाएगा और ये विनिमय दर वास्तविक इस विनिमय दर को वर्तमान या चालू वर्ष में प्रस्तुत करेगी। और वैसा करने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, वो हमने बोर्ड पर लिखा हुआ है ताकि ध्यान से आप, यहाँ कभी कभी उल्टा हो जाता है, जिसको ऊपर लिखना उसको नीचे लिख देते हैं, जिसको नीचे लिखना उसको ऊपर लिख जाते हैं। इसलिए हमने यहाँ स्पष्ट लिख दिया है ताकि ये त्रुटि आपसे न हो और आपको अच्छी तरह ये सूत्र और इसे निकालना आपके समझ में आ जाए। जो सूत्र प्रयोग करते हैं हम क्रमशः चल रहे हैं। नई विनिमय दर, जैसे अगर मैं मान लूं कि मैंने ये माना है कि $1 बराबर 80 रुपये है, ये विनिमय दर निर्धारित हो चुकी है। और अब अगले वर्षों में हुआ क्या कि दोनों देशों के मूल्यों में परिवर्तन हो गया, और जो परिवर्तन हो गया तो कहेंगे दोनों देशों के मूल्य के परिवर्तन जो हुए हैं उनका अनुपात क्या है, अर्थात अमेरिका में मूल्यों में परिवर्तन कितना हुआ, भारत में मूल्यों में परिवर्तन कितना हुआ, और ये परिवर्तन उनके सूचकांकों से पता चल जाएगा। तो वैसे स्थिति में हम करते क्या हैं, ये करते हैं कि नई विनिमय दर को जब निकालते हैं तो पुरानी विनिमय दर को लिखते हैं और उसमें गुणा करते हैं दोनों देशों के जो मूल्य के सूचकांक हैं उनसे गुणा करते हैं, उनके अनुपात से। एक देश के सूचकांक को ऊपर लिखते हैं, एक देश के सूचकांक को नीचे लिखते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि किस देश का सूचकांक नीचे होगा, किस देश का सूचकांक ऊपर होगा। ये त्रुटि आपसे न हो इसलिए उस चीज़ को मैंने फिर दोबारा नीचे और स्पष्ट किया कि ये नई विनिमय दर बराबर होगी। पुरानी विनिमय दर का मतलब क्या होता है, $1 बराबर 80 रुपये या 80 रुपये बराबर $1। तो यहाँ पर आप ये करिए कि देखिए लिखा मैंने क्या, विदेशी मुद्रा की एक इकाई का मूल्य, अर्थात विदेशी मुद्रा है अगर अमेरिका और घरेलू मुद्रा है भारत की रुपया, विदेशी मुद्रा की एक इकाई का मूल्य कितना था पहले, किस रूप में, घरेलू मुद्रा के रूप में, अर्थात भारतीय रुपए के रूप में कितना मूल्य था, तो वो ये पुरानी विनिमय दर है। $1 बराबर 80 रुपये, इसका मतलब है अमेरिकी डॉलर का जो मूल्य है वो रुपए के रूप में 80 रुपये है और 80 रुपये विनिमय दर है। ये विदेशी मुद्रा की एक इकाई का मूल्य है। विदेशी मुद्रा की एक इकाई का मूल्य घरेलू मुद्रा के रूप में 80 रुपये है। आगे ध्यान रखिए, यहाँ विदेशी मुद्रा की एक इकाई अगर है या घरेलू मुद्रा यहाँ लिखी हुई है मुद्रा का मूल्य, तो यहाँ पर घरेलू मुद्रा का सूचकांक ऊपर होगा, अर्थात ये विदेश मुद्रा की एक, अगर यहाँ रुपया है
80 रुपया तो ऊपर भारत का सूचकांक होगा। ये ध्यान रखा, इसीलिए लिखा हुआ है कि यहाँ घरेलू मुद्रा के रूप में है, तो यहाँ पर दोनों देशों को जो मूल्यों का सूचकांक में चालू घरेलू मूल्य सूचकांक ऊपर होगा, भारत का सूचकांक ऊपर, और चालू विदेशी मूल्य सूचकांक नीचे। चालू का मतलब करेंट ईयर, इस समय, और पुराना वो है जो प्राचीन विनिमय दर पहले निर्धारित हुई है। और जब ऐसा हो जाए तो देखिए स्पष्ट लिख दिया मैंने कि डॉलर विदेशी मुद्रा है और रुपया अगर घरेलू मुद्रा है, तो इसके संबंध में अगर ये विनिमय दर है $1 बराबर 80 रुपये, तो पुरानी विनिमय दर $1 बराबर 80 रुपये है, तथा भारत का सूचकांक अगर बढ़ के 100 से 121 हो गया है और अमेरिका का सूचकांक बढ़ के 100 से 110 हो गया है, तो भारत का सूचकांक ऊपर, अमेरिका का सूचकांक नीचे, पुरानी विनिमय दर साइड में। ये नई विनिमय दर बराबर होगी पुरानी विनिमय दर 80 रुपये, और इसमें भारत का सूचकांक 121, अमेरिका का सूचकांक 110, और जब इसको गुणा भाग करके आप निकालेंगे तो 88 रुपये आएगा। ये इसे ये 8 से इसको काट देंगे तो 0 कट जाएगा, 11 गरिया में 121 होता है 1.1, और जब उसको 80 से गुणा करेंगे तो 88 रुपये आएगा। अर्थात विनिमय दर जो है अब हो जाएगी जब दोनों देशों के मूल्यों में परिवर्तन हुआ है और भारतीय मूल्य बढ़कर 100 से 121 हो गया, अमेरिकी वस्तुओं का मूल्य 100 से बढ़ के 110 हो गया। क्योंकि भारत में मूल्य स्तर ज़्यादा बढ़ा है, इस नाते भारत के रुपए का मूल्य घटेगा, अर्थात हमको पहले की तुलना में ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा, और इस नाते विनिमय दर बढ़ के हो जाएगी इस तरह से। तो हम इसको कहेंगे ये जो है नई विनिमय दर है, और ये सिद्धांत का जो है रिलेटिव फॉर्म है, सापेक्ष रूप है, जिसमें हम कीमतों में होने वाले सापेक्षिक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए पुरानी विनिमय दर के स्थान पर नई विनिमय दर प्राप्त करते हैं। और ये जो है क्रय शक्ति समता सिद्धांत क्या है, किस प्रकार से निर्धारण होता है, किस प्रकार से पुरानी विनिमय दर को नई विनिमय दर में हम समयांतर में या समय के परिवर्तन के साथ बदलते रहते हैं, और किस प्रकार से विनिमय दर में जब कमी या बेसी होती है या डेविएशन या विचलन होते हैं तो किस प्रकार से वस्तुओं के प्रवाह के माध्यम से ये संस्थिति की तरफ पहुंचने का प्रयास करती हैं और अस्थायित्व को प्रदर्शित करती हैं। तो ये सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत की तमाम कमियां हैं, उधर हम ध्यान आपका आकर्षित करेंगे, और समय कम है क्योंकि मेरा ध्यान ज़्यादा इस पर केंद्रित था कि इस सिद्धांत को आप अच्छी तरह समझ जाएं, और ये काम अब हमारा पूरा हो गया है। अब हम उनकी आलोचनाओं की तरफ चलेंगे। यहाँ पर ये ध्यान दिला दें कि अगर ये जो वस्तुओं के ले आने ले और जाने में जो व्यय खर्च होगा, या जो उसको भी अगर हम सम्मिलित कर लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना होगा कि मुद्रा की जो विनिमय दर है उसमें प्रति इकाई उतनी कमी और उतनी अधिक हो जाएगी, और विनिमय दरें इनके बीच में फ्लक्चुएट करेंगी, और लेकिन उसमें अब एक निश्चित विनिमय दर न होके एक सीमा के भीतर ये विनिमय दरें परिवर्तित करेंगी और निरंतर अस्थायित्व की ओर पहुँचने का प्रयास करेंगी, वैसे ही जैसे स्वर्णमान में होता था, गोल्ड पॉइंट थियरी या मिंट पैरिटी थियरी में, जैसा आप पढ़ चुके हैं। अब मैं इनकी आलोचनाओं की तरफ आपको ले जा रहा हूं, और वो ये हैं, देखिए पहली बात तो ये हुई कि दो देशों के मध्य ये जो वस्तुओं का समूह निर्धारित करना है, या जो किसी एक वस्तु का निर्धारण करना है जिसमें क्रय शक्ति को मापना है, वो मिल पाना कठिन है, और ऐसी वस्तुओं को ढूंढ पाना और विश्व के हर एक देश से दूसरे देश के मध्य कठिन काम है, और सही ढंग से इसका निर्धारण संभव नहीं है। इसलिए कहा जा सकता है कि वस्तुओं की क्रय शक्ति समानता के लिए जो आधार वस्तुओं का लिया जाएगा वो बहुत सही आधार हमें प्राप्त नहीं हो पाता। दूसरा ये है कि जो पुरानी विनिमय दर है उसको प्राप्त करने, उसके आधार पर जब हम नई विनिमय दर का निकालते हैं और जिसमें मूल्य सूचकांकों का प्रयोग के माध्यम से निकालते हैं, तो ये कहा जाता है कि जो मूल्य सूचकांक का उपयोग होता है वो स्वतः अपने आप में दोषपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अलग अलग देशों में जो मूल्य सूचकांक बनाए जाते हैं वो अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। जिन वस्तुओं को महत्व दिया जाता है, वेटेज दिया जाता है अलग अलग देशों में, उनके आधार उन देशों में उपभोक्ताओं के
मांग की प्रवृत्ति या उनके आधार पर किए जाते हैं, कितना महत्व है उनके उपभोग में उन विभिन्न वस्तुओं का। और क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग तरह का होता है, इसलिए वो तुलनीय सही ढंग से नहीं हो पाते। और तीसरे ये कहा जाता है कि जो मूल्य सूचकांक बनते हैं, उन मूल्य सूचकांकों में देश की सारी वस्तुओं के मूल्य सम्मिलित किए जाते हैं, और जबकि विनिमय दर पर केवल उन्हीं वस्तुओं के मूल्यों का प्रभाव पड़ेगा जो वस्तुएं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खरीदी बेची जाएंगी दो देशों के मध्य में। तो ऐसी स्थिति में किसी देश की सारी वस्तुओं के मूल्यों के सूचकांक के आधार पर विनिमय दर को अगर हम परिवर्तित करके नई विनिमय दर निकालते हैं तो ये त्रुटिपूर्ण होगा। और इस दृष्टि से कहा गया कि ये कीमत सूचकांकों का जो प्रयोग करके ये विनिमय दरें निकाली जाती हैं वो सही नहीं है। यहाँ एक और आलोचना है, वो ये है कि जब ये विनिमय दरें फ्लक्चुएट होती हैं तो हम देखते हैं कि वस्तुओं की प्रवाह एक दूसरे से देश से होगा, वस्तुओं की मांग घटे बढ़ेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या सदैव ऐसा हो पाएगा, और उसके लिए कैसिल ने मान लिया था कि हाँ ऐसा हो पाएगा, क्योंकि मांग की लोच इकाई के बराबर है, अर्थात कीमतें गिरती हैं जिस अनुपात में, उसी अनुपात में मांग बढ़ती है। इस नाते ऐसा होगा जब वस्तुएं, जब विनिमय दरों में परिवर्तन होगा तो जिस प्रकार से विदेशी मुद्राओं के मूल्य में परिवर्तन होते हैं, कमी या बेसी, उसी आधार पर मांगों में परिवर्तन होंगे। लेकिन कहा जाता है कि सामान्यतः हो सकता है ऐसा न हो, और जब ऐसा नहीं होगा वैसी स्थिति में ये जो समायोजन है वो नहीं हो पाएगा, और विनिमय दरें जब अपने पुरानी विनिमय दर की ओर पुनः केंद्रित होकर नहीं आएंगी तो ये संस्थित विनिमय दर नहीं मानी जा सकती। और जो है तो इस रूप में जब हम देख रहे हैं तो कुछ आलोचनाओं की तरफ आपका ध्यान मैं केंद्रित कर रहा हूँ, और क्योंकि हम लोगों के पास उतना समय भी नहीं है। और एक और कहा जाता है कि विनिमय दर में और जो ये मुद्रा की